हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर किसकी बात करते हैं? तो आज हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सत्ता का नया केंद्र, आज लास्ट लेक्चर है दोस्तों इसमें, जिसमें हम रसिया के बारे में पढ़ेंगे कि सत्ता के नए केंद्र के तौर पे रसिया का विकास कैसे हुआ। साथ ही साथ जापान को समझेंगे, साउथ कोरिया को समझेंगे और भारत को भी समझने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि सत्ता का नया केंद्र के तौर पे हम एक तरफ संगठन के बारे में समझते हैं तो दूसरी तरफ आपको कुछ देश के बारे में भी हम बताते हैं। इसी प्रक्रिया में देश में हम कई तरह के देश, जैसे चाइना के बारे में हो गया, जैसे रसिया के बारे में हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपको जापान हो गया, साउथ कोरिया और भारत के बारे में हम पढ़ते हैं। तो वहीं हम संगठन में आसियान के बारे में और साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन के बारे में भी पढ़ते हैं। ये दोनों ही पढ़ते हैं। हमने आपको आसियान और यूरोपीय यूनियन पर भी वीडियो बनाया है, निश्चित तौर पे आपने उसे पसंद किया। और देश के स्तर पे जैसे चीन है, चीन के अलावा हमने आज रूस, भारत, जापान और साथ ही साथ साउथ कोरिया के ऊपर भी कुछ चीजें बनाएंगे। चीन का वीडियो हमने बना दिया था और रूस और इनको आज हम लोग एक साथ एक लेक्चर में देखेंगे और एक कंप्लीट सिलेबस को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं, इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। देखिए दोस्तों, रूस, रसिया, ये रूस कभी किसका हिस्सा था? तो 1917 में जब रूस में क्रांति हुई थी तो इस क्रांति के बाद रूसी क्रांति जिसे कहते हैं, और वहां पर एक व्यवस्था स्थापित हुई थी जिसे हम साम्यवाद कहते हैं। और यही साम्यवादी जो व्यवस्था थी, ये साम्यवादी व्यवस्था आगे चल करके दोस्तों, जो ये साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हुई, यही साम्यवादी व्यवस्था आगे चल करके दुनिया का दूसरी व्यवस्था बन गई, जिसे साम्यवादी व्यवस्था में स्थान मिला। लेकिन 1991 में जाकर के ये साम्यवादी व्यवस्था जिसका नेतृत्व यूएसएसआर के माध्यम से हुआ, ये यूएसएसआर का पतन हो गया। पतन होने के बाद रसिया की शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है, लेकिन रसिया फिर से अपने आप में सुधारता है और 2001 में क्रीमिया के युद्ध के बाद ये एक पूरी तरह से सत्ता में वापस लौटता है ताकतवर दम के साथ। और यही स्थिति है कि आज रसिया एक वैकल्पिक सत्ता के रूप में उभर करके पूरी तरह से आ चुका है और अपना स्थान दुनिया में बना चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी के बारे में समझेंगे। कह रहा है कि रूस जो है क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है। निश्चित तौर पर इसके इतने बड़े क्षेत्रफल है कि इसका कुछ हिस्सा यूएस जो है वो यूरोप में आता है और कुछ हिस्सा इसका जो है रसिया में, एशिया में आता है। यानी ये इतनी लंबाई के तौर पे फैला हुआ है, इतने लंबा में ऐसे कि यहाँ से यूराल पर्वत के इधर वाला इलाका यूरोप का हिस्सा बन जाता है और इधर वाला इलाका जो है वो जो है यहाँ से बीचों बीच इधर यूरोप और इधर हमारा एशिया का हिस्सा ये बन जाता है। किधर का बन जाता है? एशिया का हिस्सा बन जाता है और इस तरह से चीजें आगे चल जाती है। ठीक है, रूस क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस एशिया और यूरोप दोनों ही महाद्वीपों में फैला हुआ है। अभी हमने आपको बताया कि एक तरफ ये यूरोप महाद्वीप में है तो दूसरी तरफ एशिया महाद्वीप में फैला हुआ है। रूस के पास प्राकृतिक संसाधनों की बड़ी मात्रा में उपलब्धता है। डीजल, पेट्रोल, ये सब इसके पास है, जैसे पेट्रोलियम, खनिज और प्राकृतिक गैस भी इसके पास उपलब्ध है। इन सब के वजह से रसिया अपने आप में एक ताकतवर बन रहा है और ताकतवर बन भी चुका है। अब ये तो होता ही है। इसके बाद अभी हमने बताया कि रसिया जो था वो यूएसएसआर का हिस्सा था, जिस यूएसएसआर के अंदर 15 देश हुआ करते थे।
इसी 15 में से एक देश रूस भी होता था। अभी जो ये रूस था, ये रूस जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, यानी ये जब खत्म हुआ, तो उसका उत्तराधिकारी इसे नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? उसका उत्तराधिकारी इसे नियुक्त किया गया। अब जब ये उत्तराधिकारी होने के कारण क्या करता है कि इसके पास बहुत कुछ लाभ मिल जाता है। जैसे यूएनओ में वीटो पावर मिल गया इसको। यूएनओ में वीटो पावर किसको मिल गया? यूएसएसआर को मिल गया। अब वीटो पावर अपने आप में एक शक्ति का प्रतीक था। फिर से यूएसएसआर के 800 न्यूक्लियर बम जो थे वो रूस को ही मिला, यानी बना बनाया 800 बम, इसके पास 8000 बम आ गया, जिसमें रूस परमाणु शक्तिशाली संपन्न राष्ट्र बन गया। अब देखिए, अब ये अपने से न्यूक्लियर बम को क्रिएट करता, बनाता, 2 साल समय लेता, लेकिन इसको बना बनाया 1, 2, 3 हजार नहीं, 8000 न्यूक्लियर पावर बम मिला, जिससे कि एक महाशक्ति की एक पहचान इसके लिए बनी। इसके अलावा तीसरा, राजनीतिक रूप से रूस में लोकतंत्र है। लोकतंत्र तो वहां चलता ही है, परंतु पुतिन पिछले कई सालों से शक्ति में है और अगले 20 सालों तक के लिए अपने आप को उन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त कर लिया है। आलोचनाओं के, अब देखिए, तो शक्तिशाली तो रहेंगे। आलोचनाओं के अनुसार रूस एक भ्रष्ट देश है, क्योंकि उद्योगपति और नेताओं का यहाँ संबंध है और यही दोनों मिलकर के राज करते हैं, लेकिन फिर भी पावरफुल बनते जा रहे हैं। जीडीपी के अनुसार रूसी अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर है। सीरिया संघर्ष के दौरान रूस फिर से उभर करके वापस आ गया है। रूस में एक सबसे बड़ी कमी यह है कि रूस के पास गर्म पानी का बंदरगाह नहीं है। इसी वजह से वो यूक्रेन से लड़ाई लड़ रहा है कि नीचे का जो ब्लैक सी है, उस ब्लैक सी के रास्ते से वो भूमध्य सागर तक पहुंच पाए, ताकि ऊपर के जो उसके बंदरगाह है ना, उस ऊपर के बंदरगाह में ठंड के वजह से ज्यादातर समय बर्फ रहता है, और ज्यादातर समय बर्फ रहने का नतीजा ये है कि बंदरगाहों तक जहाजें नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए वो यूक्रेन के रास्ते, क्रीमिया के रास्ते ये होकर के भूमध्य सागर में आने का प्रयास करता है, जिसकी लड़ाई वो लड़ रहा है। जहां से रूस पूरे साल भर व्यापार कर सके। इसलिए रूस ने 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया, जहां से ब्लैक सी तक आसानी से पहुंचा जा सके। और ब्लैक सी तक आसानी से पहुंच करके वो अपना चीजें क्या करना चाहता है? मार्केट पे पकड़ बनाना चाहता है। अगर ये बात हो गई तो रसिया और भी तेजी से आगे बढ़ेगा और एक सत्ता के नए विकल्प के रूप में उभर करके आ जाएगा। आपको समझ में बातें आ गई होगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों भारत का, कि भारत कैसे एक सत्ता का नया वैकल्पिक केंद्र बनते जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो देखिए, भारत का अभी विश्व में 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। आबादी के लिहाज से भारत का विश्व में पहला स्थान है, जनसंख्या में चाइना के बाद ही है। और भारत की सीमाएं भी कई देशों के साथ साझा करती है, लगभग 7 देशों के साथ साझा करती है। भारत का विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, क्योंकि 2024 में $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया। भारत 7.500 किलोमीटर की समुद्री सीमाएं भी है। भारत की विशाल आबादी है जो मानव संसाधन की पूर्ति करता है, और यही दूसरी ओर विशाल बाजार भी उपलब्ध कराता है, जो पूरे विश्व को ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। भारत की आबादी इस समय इतनी है कि पूरे विश्व की जनसंख्या का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। भारत के लगभग 2 करोड़ लोग बाहर के देशों में बसे हैं, जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भारत का प्रभाव विश्व में बढ़ाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। सॉफ्टवेयर के निर्यात में भी भारत की सबसे आगे है। और 10, प्राकृतिक संसाधनों और भौगोलिक विषमता की प्रचुरता पाई जाती है। भारत में यूरेनियम कम है, लेकिन फिर भी भारत ठीक ठाक है। तो इन सब कारणों की वजह से भारत क्या है? बहुत तेजी से आगे निकल रहा है, और भारत आज एक सत्ता का वैकल्पिक केंद्र बन के उभरा है। तो हमने दोस्तों सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में चीन प्लस रूस पढ़ा, और अब प्लस एक तीसरा देश भारत भी हो गया। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करते हैं किसके? चाइना, सत्ता का नया केंद्र। अब इसके अलावा और भी भारत के पास है।
क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत की अच्छी स्थिति भी है देखने को मिलती है। मेक इन इंडिया के तहत भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर पाने की ओर भी बढ़ रहा है। अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत ने अभूतपूर्व विकास किया है, जैसे एक मिशन मंगल, सबसे सस्ता चंद्रयान 1 और 2 भेजा है। मिशन शक्ति के बाद अंतरिक्ष में ग्रहों को समाप्त करने वाली फोर्थ शक्ति भारत बन गया है। एक ही साथ 104 उपग्रह छोड़ने का रिकॉर्ड भी भारत के साथ है। तो ये सारी शक्तियां कहीं ना कहीं भारत को एक पावरफुल कंट्री बना रही है, इसीलिए भारत को हम सत्ता का केंद्र कह रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत का सैन्य शक्ति तीनों क्षेत्र में विशाल सेना हमारे पास है, जिसमें जल है, थल है और वायु सेना है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना भी है इस हमारे पास। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र भी हम हैं और उभरती हुई सैन्य शक्ति भी हमारे पास है। इस प्रकार देखा जाए तो वास्तव में भारत एक सत्ता का केंद्र के रूप में उभरना और भारत का दुनिया के सामने एक शक्तिशाली बनना अपने आप में गौरवपूर्ण कहानी को दर्शाता है। इसके अलावा दोस्तों आगे हम बात करते हैं। अब आता है जापान। जापान है। जापान जो है दोस्तों, एशिया महाद्वीप के पूरब में स्थित एक द्वीपीय देश है, यानी द्वीप वाला देश है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश है। जापान के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग का हमेशा के लिए त्याग कर दिया था, लेकिन अब अपने यहां जापान, चूंकि वो जानता है कि मेरे बगल में दुश्मन हैं, तो इसलिए अपने पास सेना का भी विकास वो कर रहा है। तो जापान अब सत्ता के नए केंद्र के रूप में कैसे है? तो जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है और कच्चा माल का वो आयात जरूर करता है, इसके बावजूद भी उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पादन बनाने में प्रसिद्ध है। सोनी जैसी टेक्नोलॉजी, पानासोनिक ब्रांड, होंडा ब्रांड, सुजुकी प्रसिद्ध जापानी ब्रांड है जो दुनिया में अपना नाम कमा रही हैं। इसके अलावा 64 में जापान OECD का सदस्य व्यापारिक बन गया। जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एशिया के देशों में जापान ही एकमात्र ऐसा देश है दोस्तों जो G7 यानी समूह 7 का सदस्य है। आबादी के लिहाज से जापान का विश्व में 11वां स्थान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करने के लिहाज से जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सैन्य व्यय के लिहाज से भी विश्व में जापान का 7वां स्थान है। 1951 में जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन तो हुआ था, लेकिन अब जापान ने अपनी चीजों को थोड़ा बदल दिया है और अपने विकास के लिए, अपनी सैनिक के लिए ऑस्ट्रेलिया से उसने क्या किया, संबंध को स्थापित किया, अपनी सेना होना बना रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो जापान अब दुनिया के कई ताकतवर देशों में भी आगे निकल रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो है दक्षिण कोरिया है, जो कि दुनिया में अपना स्थान बना रहा है इस समय। कोरिया प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया तथा उत्तरी कोरिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया विभाजित किया गया था, कर दिया गया। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, जहां से हान नदी होकर गुजरती है और हान नदी को दक्षिण कोरिया का हम क्या कहते हैं, देन कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया एक सत्ता के केंद्र के रूप में कैसे डेवलप हो रहा है, तो 1961 के दशक से 60-80 के दशक के बीच दक्षिण कोरिया का आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ, जिसे हम हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। 96 में दक्षिण कोरिया OECD का सदस्य भी बन गया। 2017 में दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
जो मानव रिपोर्ट 2016 के अनुसार विश्व में दक्षिण कोरिया का HDI रैंक 18वां है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है ना, मानव विकास सूचकांक, इसका 18 है, यानी दुनिया में अच्छा स्थान है इसका। दक्षिण कोरिया के उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास, तीव्र न्याय संगत आर्थिक वृद्धि इत्यादि शामिल है। सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में दक्षिण कोरिया का 10वां स्थान है और दक्षिण कोरिया उच्च प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है। सैमसंग, LG, हुंडई भारत में प्रसिद्ध दक्षिण कोरिया की ब्रांड है, जो यहाँ पे अपना लगातार कोरिया नाम कमा रहा है। तो अगर हम देखें दोस्तों, तो ये जो देश हैं 5, चाइना हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया, जापान हो गया और कोरिया हो गया, साउथ कोरिया जिसे कहते हैं, ये दोस्तों जो देश हैं ये सत्ता के एक नए विकल्प के रूप में तैयार हुए हैं। और उधर संगठन के तौर पे देखा जाए तो आसियान और यूरोपीय यूनियन है। इन्हीं दोनों को मिला करके ये चैप्टर में हमें पढ़ना होता है और इसीलिए चैप्टर का नाम सत्ता का नया केंद्र पड़ा हुआ है। और ये अपनी दम पर दुनिया में कुछ भी परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने ये पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। अब आप मेरे चैनल पे जाएं और जा करके आप इसे आसानी से वहां पर देख सकते हैं। और अलग अलग पार्ट में वीडियो है, 1 2 3 4 5 करके 6 लेक्चर है, जो एक एक करके हमने बनाकर डाल रखा है। अगर आपको दोस्तों देखते वक्त ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और पहली बार कोई वीडियो अगर आप देख रहे हैं हमारी और पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।